वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवेल चैप्टर 13। ये मामला जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही अजीब होता जा रहा था। बुआ ने आश्चर्य जताया कि कोई प्लेन क्रैश विक्टिम की रिब पर किसी हथियार का निशान कैसे हो सकता है। फिनिया ने सहमति जताई और कहा, जब से वो स्कल मिला है ये केस सामान्य नहीं लग रहा। जांच की प्रोग्रेस पर चर्चा करते हुए बुआ ने बताया कि स्कल की एक्स-रे आ चुकी है, लेकिन उसने अभी तक उसे चेक नहीं किया है। फिनिया ने हेल्प ऑफर की, जिस पर बुआ ने मजाक में कहा कि डॉक्टर फिनिया तो बहुत काइंड है। फिनिया हल्का मुस्कुराई और कहा कि मैं सबके साथ काइंड हूं, लेकिन तुम्हारे साथ तो ये एक फेवर एक्सचेंज है। बुआ ने झट से अपनी पहले की बात वापस ले ली और कहा, तुम मतलबी हो। बातों के बीच फिनिया ने कैजुअली कहा कि अगर बुआ चाहती है कि वो उस पर और मेहरबान हो तो आज रात उसके रूम में आ जाए। बुआ ने जल्दी से इधर उधर देखा कि कहीं कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। बुआ की आवाज में थकान भरी गुजारिश थी। जब उसने कहा कि क्या वो बस सो सकती है, फिनिया के दिल की धड़कन जरा तेज हुई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखते हुए जवाब दिया कि वो उसके आगे झुकेगी नहीं, लेकिन उस पर थोड़ा तरस जरूर आ रहा है। फिनिया ने आगे जब विक्टिम की फाइल मांगी तो बुआ ने बगल के कमरे की ओर इशारा किया और कहा, खुद जाकर ले लो। फिनिया ने उसे घूरा, फिर आखिरकार खुद ही लेने चली गई। कुछ देर बाद जब फिनिया फाइल लेकर वापस आई तो उसने गौर किया कि ज्यादातर विक्टिम्स किसी प्राइवेट बिजनेस से जुड़े थे। उसने सोचा कि इनमें से किसी के पास मम्मी स्कल क्या कर रहा था। बुआ ने सहमति जताई और कहा, या तो ये लोग किसी अजीब मान्यता में विश्वास रखते थे या फिर कोई और ही चक्कर है। हालांकि जल्दबाजी में कोई नतीजा निकालना सही नहीं था। बुआ ने कहा कि वो केवल अवेलेबल एविडेंस के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। फिनिया ने भी हामी भरी, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अजीब बात यही थी कि ये स्कल आखिर प्लेन क्रैश में पहुंचा कैसे। फिर बुआ ने फिनिया को पुकारा और बहुत धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई ताल्लुक मम्मी के श्राप से हो सकता है? कहीं बुक ऑफ द डेड सच में श्रापित तो नहीं? फिनिया ने बुआ की इस हरकत को देखते हुए कहा, फिजूल में फुसफुसा क्यों रही हो? अगर यहाँ भूत होगा तो वैसे भी सुन लेगा। बुआ ने फिनिया को घूरा और सामान्य लहजे में फिर से वही सवाल दोहराया, जिस पर फिनिया ने उसे छेड़ते हुए जवाब दिया कि वो फिल्में बहुत ज्यादा देखती है। बुआ हंस पड़ी और कहा कि इतना भी नहीं, वो तो ज्यादातर सोती ही है। फिनिया ने लंबी सांस छोड़ी, जैसे उसे चिढ़ा रही हो, लेकिन बुआ को उसकी इस हरकत पर और हंसी आ गई। विषय बदलते हुए बुआ ने पूछा कि क्या दोपहर में उसकी क्लास है। फिनिया ने सिर हिलाया और बताया कि वो मैमल स्केलेटन पर लेक्चर देने वाली है और बुआ के चिंपैंजी की हड्डियां उधार ले रही है। लैब की इंचार्ज होने के नाते बुआ ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन फिनिया को घूरते हुए टोका कि अगली बार उधार लेने से पहले पूछ ले। बुआ ने मजाक में पूछा कि क्या वो लेक्चर अटेंड कर सकती है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। फिनिया ने उसे छेड़ते हुए कहा कि वो बुआ को प्राइवेट क्लासेस भी दे सकती है, जिस भी बॉडी पार्ट को वो समझना चाहे। बुआ ने फिनिया का इशारा समझा और तुरंत मना कर दिया, ये कहते हुए कि दूसरी बार सोचने पर लग रहा है कि मुझे इतनी भी जरूरत नहीं है रिवीजन क्लासेस की। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मम्मी के श्राप से जुड़ा हो सकता है? बुआ ने फिर से वही सवाल किया। उसने सुना था कि एक फेरो का कॉफिन खोलने वाले कई आर्कियोलॉजिस्ट्स बिना किसी स्पष्ट कारण के मर गए थे। अब तक हमें ये भी नहीं पता कि मिला हुआ स्कल किसका है और कहाँ से आया। अगर ये इजिप्शियन था तो प्राचीन इजिप्शियंस काफी डाइवर्स थे, लेकिन ये स्कल उस क्षेत्र के आम फेशियल फीचर्स से मेल नहीं खाता। इसका फेशियल स्ट्रक्चर मोंगोलॉइड जैसा लगता है, राउंडेड फेस, नैरो जॉ लाइन, कम उभरी हुई ब्राउ बोन्स और छोटा फॉरहेड। बुआ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, साइट पर जब उसने वो स्कल देखा था उसे भी यही लगा, लेकिन साथ मिला पपायरस स्क्रोल। ये संकेत देता है कि ये शायद किसी ट्रेड या ऑक्शन के जरिए यहाँ आया हो। मम्मीफाइड रिमेन्स पहले खुलेआम बिकते थे, लेकिन अब ये इलीगल है और सब चोरी छिपे होता है। बुआ ने सोचा और कहा, लेकिन फेन अगर ये स्कल इजिप्शियन मम्मी नहीं बल्कि यही बना हो तो संभावना तो है। तुमने खुद कहा था कि ये मैन मेड लग रहा है, फिनिया ने याद दिलाया। लेकिन जब तक इसकी सही उम्र या फेशियल फीचर्स के ठोस प्रमाण नहीं मिलते, कोई कंक्लूजन निकालना मुश्किल है। मैं टेस्ट रिजल्ट्स के अपडेट के लिए कॉल करती हूँ।
बुआ ने एक्साइटेड होकर कहा। फिनिया ने याद करते हुए पूछा कि फैंग कब वापस आ रही है, क्योंकि इस मामले पर उसकी राय मददगार हो सकती है। फैंग बुआ की करीबी थी, लेकिन फिनिया की भी उससे अच्छी जान पहचान थी। वो अभी नेदरलैंड्स में एंथ्रोपोलॉजी पर डॉक्टरेट कर रही थी। बुआ ने बताया कि वो 2 हफ्तों में लौटेगी, लेकिन शायद वो ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। 5 साल बाहर रहने के बाद भी अगर उसका दिल इसमें नहीं है तो कोई फायदा नहीं। फिनिया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी विक्टिम्स की फाइल पर टिकी हुई थीं। और फिर उसने कहा, यहाँ कुछ भी काम का नहीं है। बुआ ऑटोप्सी टेबल के सामने झुकी और बोली, कंपनी ने कुछ बताया ही नहीं, यहाँ तक कि कोई स्टेटमेंट देने को भी तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी रेपुटेशन खोने का डर है। फिनिया ने कहा, या फिर उन्होंने चार्टर प्लेन किसी इलीगल काम के लिए किराए पर लिया था, इसलिए अब कुछ भी नहीं बता रहे। ठीक है, मैं पुलिस को यह चिप्ड मार्क बोन की फोटो भेज दूंगी। हो सकता है उन्हें इसकी जरूरत पड़े। बुआ ने कहा, तुम ऐसा ही करो। फिनिया ने उसे ऑर्डर देने के अंदाज में जवाब दिया। बुआ ने तुरंत मुड़ते हुए तंज कसा कि बिल्कुल, और डॉक्टर फिन बस खड़ी खड़ी इठलाती रहेंगी और प्रिटी लगेंगी। मैं तो सांस लेते हुए भी प्रिटी लगती हूँ, फिनिया ने हल्के से कहा, जिससे बुआ के चेहरे पर हल्की शिकन आ गई। ये देख फिनिया ने पूछा, क्यों, क्या ये सच नहीं है? बुआ ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, सच है। तुमसे बेहतर ये बात कौन जानेगा, वाटर लिली? फिनिया ने आईब्राउज ऊपर नीचे करते हुए छेड़ा। अगर तुम इतनी प्रिटी हो और तुम्हारे पास कुछ और करने को नहीं है। बुआ ने गहरी सांस ली, जबकि फिनिया ने विजेता की तरह अपनी चिन ऊंची कर रखी थी। तो फिर प्लीज मेरा काम में हाथ बटा दो, और ये चैप्टर यही खत्म होता है। आई नो ये वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर 120 लाइक्स और 30 कमेंट्स कर दिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही अपलोड कर दूंगी।